अब देखो भाई, हीट इंजन को स्टार्ट करते हैं। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल वर्क में। मतलब हमारी बाइक ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ हीट इंजन। पेट्रोल डाला, हीट एनर्जी बनी, मैकेनिकल वर्क मिला। गाड़ी, पेट्रोल डाला, गाड़ी चलेगी, मतलब हीट बनेगी, गाड़ी चलेगी, मैकेनिकल। बस में भी सेम, शिप में भी सेम, वगैरह बहुत सारे में सेम होता है, ठीक है। एंड इसके कुछ एसेंशियल पार्ट्स हैं: सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस, इंसुलेटेड स्टैंड एंड सिंक। इन सब के बारे में मैं कार्नोट इंजन में अभी अभी डिस्कस करके आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि एक सोर्स जो होगा वो क्या होगा। एक ऐसा सोर्स, एक ऐसा मटेरियल होगा जो हाई टेम्परेचर पे रहेगा, इसकी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी रहेगी। मतलब उसके अंदर इतनी सारी हीट रहेगी, ये कितने भी निकाल लो कभी खत्म नहीं होगी। तो सोर्स इज अ मटेरियल केप्ट एट हाई टेम्परेचर एंड हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब मैंने समझाया था, वही बात कि हम लोग ओशन के पास जाते हैं, डेली एक बाल्टी भर के नहाते हैं, क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा? आप बोलेंगे नहीं। उस तरह से इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी मतलब उससे कितनी भी हीट निकालो, उसकी हीट कभी कम नहीं होगी, ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी टेकन फ्रॉम इट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में इसमें चाहिए एक सिंक। सिंक मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें आप कितना भी टेम्परेचर फेंक दो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उसका टेम्परेचर चेंज भैया नहीं होगा, ठीक है। एनी अमाउंट ऑफ इट कैन बी गिवन टू इट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं। अब देखो वर्किंग सब्सटेंस में क्या है। वर्किंग सब्सटेंस द मटेरियल जो आपका हीट एनर्जी से वर्क कन्वर्ट करेगा, ठीक है, विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू वर्क। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फिर मैं बोल बोल के लिख के बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ स्टूडेंट्स का मतलब हो जाता है प्रॉब्लम, इसलिए यहाँ पे टापा हुआ सब कुछ। ये देखो सिलेंडर लिया है, आइडियल गैस को फिट किया, पिस्टन, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था क्या अभी कार्नोट वाले में। आगे देख लेते हैं। इंसुलेटर स्टैंड एक बार रीड कर लो, बता चुका हूँ, फिर भी देख लो एक बार, मन की तसल्ली रह जाएगी, यहाँ पढ़ा है इसमें, देख लो एक बार। अब देखो ये तीनों को जब मिला देंगे, सोर्स, टेम्परेचर सिंक, इंसुलेटिंग स्टैंड, और यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर काम करेगा, मतलब स्टैंड पे ही सारा काम होने वाला है, तो इसकी वर्किंग क्या होगी, देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। बहुत गंदा सा डायग्राम है, बड़ी मेहनत लगी थी बनाने में, जो भी है, पर देख लो। यहाँ पे क्या है, हीट सोर्स T1 है, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल एक सिस्टमेटिक डायग्राम बना के दिखाया था, कुछ ऐसा, ऐसा वाला देखो, ऐसा यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे हमारा इंजन है, और यहाँ पे हमारा सिंक है। सोर्स, सिंक, और यहां से मैंने Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकाली, यहाँ पे मुझे कुछ वर्क मिला, और ये कुछ सिंक में बाहर चला गया, तो मुझे जो वर्क डन है वो कितना मिलेगा, Q1 माइनस Q2। चलो ठीक है। अब बात को समझो कि जो नेट अमाउंट ऑफ हीट, ये तरह से ये वही बकबक है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों? तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, आउटपुट क्या मिला, वर्क डन, इनपुट क्या डाला, Q1, और वर्क के बदले Q1 माइनस Q2 पुट कर सकते हैं, यानी कि नीटा इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 करेंगे, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू T2 बाई T1, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ये तभी होगा जब हमारा इंजन रिवर्सिबल होगा। जब हमारा इंजन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। अगर ये रिवर्सिबल नहीं है तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लो हीट इंजन का, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा कुछ नहीं से टपकेगा। हीट इंजन का में लिखो, ये एक तो ये लिख लो, एक ये लिख लो, और एक W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 लिख दो, और एक ये डायग्राम भी बना लो, ताकि जिंदगी अच्छे से बीते। रुको, W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, ये मेरा वो हो गया, ये मेरा ये हो गया, ये मेरा ये हो गया, ये हो गया मेरा Q1, ये हो गया मेरा T1। क्या करता है, T1, Q1, W, Q2, T2। अब देखो ये सब हमें मतलब जरूरत नहीं है, बट एक बार रीडिंग के लिए रख लेना कि अगर एफिशिएंसी 1 हो गई, एफिशिएंसी अगर 1 हो जाती तो इसका मतलब क्या हुआ, नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T1 बाई T2। अगर एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 कट जाएगा, मतलब T1 बराबर T2, ठीक है। यहाँ पे अगर T2 मेरा जीरो हो जाएगा, T2 अगर मेरा जीरो हो जाएगा, नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T1 बाई T2। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस जीरो T1 बराबर T2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो कंडीशन बोल रहा है कि अगर हमारी एफिशिएंसी में 1 करनी है, 1,
तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचो तो एक बार। अगर मेरी एफिशिएंसी 1 करनी हुई, मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 और ये 1 कट जाएगा, मतलब हमारा आएगा T1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ T2। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? नहीं हो सकती। दूसरी बात, आप ऐसा कर सकते हो, नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T1 बाई T2। अगर मुझे 1 लाना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी लानी है, तो अगर मैं T2 को जीरो कर दूं, अगर मैं T2 को जीरो कर दूं तो क्या होगा? गलती दिख रहा हूं मैं जैसे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ गलती क्यों आ रहा है। T2 बाई T1 है। हाँ, अगर मैं T2 को जीरो कर दूं तो हमारा क्या आएगा? नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस जीरो, यानी कि नीटा इक्वल्स टू 1। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर में होता है, और 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। इसको पहुंच पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट अटेनेबल, इसलिए कार्बन इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका ये फॉर्मूला याद हो कि नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो अगर मैं Q2 को ही जीरो कर दूं तो, Q2 को ही जीरो कर दूं तो देखो भैया, ये कभी पॉसिबल नहीं है। डायग्राम की तरफ देखो, सिंक में ये हीट जा रही है ना, सिंक में हीट जा रही है। ये कभी पॉसिबल नहीं है कि आप Q2 को जीरो कर दो। थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट तो हमेशा यहाँ पे जाएगी। इसी को देख करके क्लॉसियस स्टेटमेंट, प्लैंक स्टेटमेंट वगैरह आया था, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसने क्या, अब एक बात याद रखिए, ये एक इम्पॉसिबल सा काम है। एक इम्पॉसिबल सा काम है कि आप पूरी की पूरी हीट से वर्क डन निकाल लो, पूरी की पूरी हीट से आप वर्क डन बना लो। ये इम्पॉसिबल, पूरी की पूरी हीट से आप वर्क डन बना लो, ये इम्पॉसिबल काम है। ठीक है। ये एक साइंटिस्ट ने बोला था, मैं बताऊंगा नाम उसका आगे जाके। ठीक है। एक बार इसको रीड करो तो देखो तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? इसका मतलब ये है कि एक शिप मैंने बनाई है, चलो तुम ही ने एक शिप बनाई है, उसको समुद्र में जाके छोड़ दो और बोलो कि भाई इसी शिप खुद ही अपनी एनर्जी बनाएगी और खुद ही चलेगी। मतलब आप उसको एक्सटर्नल कुछ नहीं दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से बैटरी वाली गाड़ी लेके आते हो और बोलते हो ये अपने आप ही चलेगी, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ये अपने आप ही चलेगी, हम इसको चार्ज भी नहीं देंगे, हम इसको बैटरी भी नहीं देंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप बोलोगे नहीं। उस तरह से यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक हीट इंजन जो है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सी की एनर्जी को, जो समुद्र की जो एनर्जी है, उसको यूज कर करके वर्क बना सके। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है? उसे एक सिंक चाहिए होगा जिसका टेम्परेचर सोर्स से कम होगा। लेकिन भाई पूरे में सी है, यही सोर्स है, यही सिंक है, तो क्या टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा आपको? सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का T2, तो क्या T1 लेस देन T2 हो पाएगा? ऐसा पॉसिबल है कि ओशन में ये वाला पोर्शन का टेम्परेचर अलग, एकदम 40 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे एकदम मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है? इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ 40 तो यहाँ मुश्किल से 39 मिल जाए, मे बी, नॉट श्योर, मे बी, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। देर इज नो सच थिंग, इसीलिए शिप खुद से ही अपने आप नहीं चल पाएगी। आंसर प्लीज। बी। चलो सही है, इसका आंसर बोलो। मतलब क्या होता है? आपने जो हीट दी उसमें से कितना वर्क डन मिला, तो वर्क डन अपॉन हीट ही तो आंसर है ना भाई। तो वर्क डन आंसर होगा ना, बी कैसे होगा? रेफ्रिजरेटर। देखो भैया, रेफ्रिजरेटर के बारे में हम लोगों ने सब सुना है, देखा है, बात भी देखी, ठीक है। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर है क्या? ये रेफ्रिजरेटर जो है, ये क्या काम आता है हमारे, कोई बता सकता है? रेफ्रिजरेटर जो है हमारे घर में एक सामान को ठंडा रखने के काम आता है। क्या काम आता है भाई? ठंडा रखने के काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठंडा रखता है, चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गई, लेकिन कैसे रखता होगा ये ठंडा? क्या किसी ने ये सोचा है? कोई बता सकता है कि रेफ्रिजरेटर हमारे घर में सामान को कैसे ठंडा रखता है? ये क्या करता है? ये हीट को रिमूव करता है। क्या करता है दोस्तों? ये हीट को रिमूव करता है, हीट को रिमूव करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हीट जा रही 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 है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? अगर इसमें 100 जूल ऑफ हीट एक सेकेंड में घुस रही है, 100 जूल पर सेकंड की स्पीड से इसमें हीट घुस रही है, तो ये रेफ्रिजरेटर क्या करेगा? 100 जूल पर सेकंड की स्पीड से इसमें से हीट निकालेगा, 100 जूल पर सेकंड की स्पीड से हीट निकालेगा। मतलब जितनी अंदर हीट जा रही है उतनी बाहर निकाल दे रहा है। तो ये जो खाना है या ये जो भी चीज है, ये कोल्ड रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो हम लोग इसको समझेंगे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो आप हीट को रिमूव करते हो कोल्डर बॉडीज से, ऐसे प्रोसेस को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं और डिवाइस को रेफ्रिजरेटर करते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला ये वाला। अब ये रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस क्या है, अगर आप लोग हीट इंजन को याद रखो तो हीट इंजन क्या करता था, हायर टेम्परेचर से हीट लेता था, हायर टेम्परेचर से हीट लेता था और लोअर टेम्परेचर में हीट डालता था। हायर से लेता था, वर्क डन देता था और इसमें निकालता था। रेफ्रिजरेटर ठीक उसका उल्टा है, क्या करेगा, ये क्या करेगा, लोअर टेम्परेचर से हीट निकालेगा, लोअर टेम्परेचर से हीट निकालेगा, वर्क अंदर डालना पड़ेगा आपको, वर्क अंदर डालना पड़ेगा और हायर टेम्परेचर में हीट फेंक देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, लोअर टेम्परेचर हीट निकाले, लेकिन वर्क में क्यों दूं इसको, वर्क में क्यों दूं इसको। भैया घर में फ्रिज जो है अपने आप चलती है या फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, ठीक है, हमें उसको फ्रिज को वर्क देना पड़ता है, बिजली देनी पड़ती है। तो आप वर्क डन देते हो तभी ये लोअर टेम्परेचर हीट निकालती है और हाई टेम्परेचर में लेके जाती है। ऐसा क्यों, वर्क क्यों देना पड़ता है, कि नॉर्मल कन्वेंशन के हिसाब से हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। अगर इसके उल्टा करवाना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। एसेंशियल पार्ट क्या होगा, सोर्स होगा, सिंक होगा और वर्किंग सब्सटेंस होगा और इंसुलेटिंग स्टैंड होगा। हर एक चीज के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, वापस बात करके मतलब नहीं बनता है, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू आर अ नीट कैंडिडेट तो छोड़ देते हैं हम लोग। सिंक और वो सब कुछ सेम ही रहेगा, जो पहले पढ़ा हुआ ये कहानी वहीं पे सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ पे बस सोर्स और सिंक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सिंक से हीट निकालना है, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम है, देखो ये डायग्राम मैंने भी बताया था। अगर ये चीज क्लियर है तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे ये वाली कहानी, इन रेफ्रिजरेटर क्या क्या होता है, ठीक है। इसको एक बार आराम से बैठ के क्लास के बाद रीड कर लेना, सब पढ़ा हुआ हमारा। डी में लिखा है रिलीज ऑफ हीट बाय द वेपर टू द सराउंडिंग ब्रिंगिंग इट टू द इनिशियल स्टेट एंड कंप्लीटिंग द साइकिल। डी स्पेस में क्या होता है, देखो आपको पहले एबीसी समझना होगा। यहाँ पे एक लिक्विड वेपर होता है, देखो क्या करते हैं ना, कि एक बात मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, छोटा सा मैं शॉर्ट में बताता हूँ इसको। क्या होता है कि ये हमारा फ्रीजर है, ठीक है, फ्रिज के अंदर है, ये बाहर में है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक लिक्विड एक फ्लूइड को लेके आते हैं, ये फ्लूइड क्या करता है, इसके अंदर में से जाता है, इसके अंदर में जो भी हीट होती है, एक्स्ट्रा हीट, वो ये फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है, ये फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है और फिर ये ले जाके यहाँ पे रिलीज कर देता है, यहाँ पे जाके रिलीज कर देता है। और ये फ्लूइड की वजह से ही आपकी फ्रिज ठंडी रहती है। कहते हैं ना कि कभी कभी फ्रिज में वो भरवाना पड़ेगा गैस, एसी के अंदर में वो लिक्विड मतलब डालना पड़ेगा। पहले वो सीएफसी यूज करते थे, ग्लोबल वार्मिंग होता था, हेन टेन वगैरह जो भी था, ठीक है। तो उसी तरह से ये काम करता है। तो जब ये फोर्थ स्टेप आता है तो ये हीट को किस तरह से रिलीज करेगा, जैसे ही कोई वेपर में से अगर हीट निकाल लेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही कहानी यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा, ये अच्छी चीज है, ये थोड़ी सी टिपिकल चीज भी है और अच्छी चीज भी है। देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग को, मेरी बात समझो। ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर, देखो ये हो गया T1, ये हो गया T2, ये हो गया हमारा Q2, हमें यहाँ से निकालना है और यहाँ पे Q1 जाएगा, यहाँ पे W आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, यहाँ पे हम बोलेंगे जो परफॉर्मेंस है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज लगभग इक्विवेलेंट टू दी एफिशिएंसी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्या आउटपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है मेरा Q2 बाहर निकल रहा है तो आउटपुट लगा दिया। इनपुट क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हैं सर, तो वर्क डन लगा दिया। वर्क डन का मतलब क्या है, वर्क डन का मतलब है कि ये Q2 और W तो अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये Q1 जो है बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैं बोलूंगा W इक्वल्स टू Q2 माइनस, एक मिनट को, तो Q2 बाहर इधर जा रहा है, W इधर जा रहा है, ठीक है, और बाहर Q1 निकल रहा है, ठीक ही तो है। हाँ, तो Q1 माइनस Q2, W आ जाएगा मेरा Q1 माइनस Q2। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। देखो हीट इंजन में हीट को हम लोग कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर में भी सारा का सारा एक्सटर्नल वर्क को हम लोग हीट वो काम में नहीं कर सकते। इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, यानी कि W हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बात याद रखना है, वैसे कुछ है नहीं ऐसा खास, ठीक है। आंसर सी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने अभी तक इतना सब कुछ पढ़ लिया, जिंदगी खराब कर ली हम लोग, पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। अब हम थोड़ा सा सेकेंड लॉ भी देख लेते हैं। तो सेकेंड लॉ में क्या बोला था, सेकेंड लॉ में कि पहले फर्स्ट लॉ का सेकेंड लॉ आना आया ही क्यों, ठीक है। फर्स्ट लॉ का सेकेंड लॉ आया ही क्यों, ये मैंने आप लोग को बताया था। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ डज नॉट टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी वगैरह वगैरह, इसका प्रॉब्लम था, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो फर्स्ट लॉ के हिसाब से होने चाहिए थे,
बट वो अभी तक हमने देखे नहीं है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से हमने बोला कि नहीं भैया वी नीड सेकेंड लॉ, वी नीड वन मोर लॉ। ठीक है, जो ये बात बोलता है कि हीट जो होगा वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही फ्लो करेगा, अपनी तरफ से, अपने आप अगर हीट फ्लो कर रहा है तो इट विल ट्रेवल ऑलवेज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये सेकंड लॉ ने पहली बात बोली। अब सेकंड लॉ के पीछे दो बंदे थे जिनका नाम था एक कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस की स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक ने क्या बोला कि ये एक इम्पॉसिबल सा काम है किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, थर्मोडायनेमिक के किसी भी प्रोसेस के लिए ये इम्पॉसिबल चीज होती है जिसमें जिसमें you can which results solely in the removal of heat, in the removal of heat from a heat reservoir and converts it entirely into work। कुछ समझ में नहीं आया होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक हीट इंजन है तो इसमें से आप हीट निकाल रहे हो और उस पूरी हीट को आप वर्क डन में कन्वर्ट कर दे रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सम अमाउंट विल बी रिजेक्टेड, सम अमाउंट विल बी रिजेक्टेड टू द सिंक। ये होना चाहिए, अगर ये कंपोनेंट नहीं है तो ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है। अब क्लॉसेस स्टेटमेंट को पढ़ो। क्लॉसेस स्टेटमेंट ने क्या बोला? क्लॉसेस स्टेटमेंट ने बोला कि देखो सब मजाक है, जिंदगी में एक ही बात सच है और वो मेरी वाली बात सच है। क्या है समझते हैं? इसने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided by any external work to transfer it from a lower temperature to a higher temperature। कहने का मतलब ये है कि अगर अगर मुझे मान लेते हैं फ्रिज है, फ्रिज का काम क्या होता है? लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट फेंकती है, हीट फेंकती है। आपने बोला हाँ करती है सर, बिल्कुल करती है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो यही ये यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि ऐसा अगर आपको चाहिए, अगर फ्रिज चाहिए तो यू हैव टू गिव सम एक्सटर्नल वर्क, मतलब उसको बिजली का तार लगाना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इस फ्रिज पे कोई काम ना करो, इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड ना करो, इस पे कोई वर्क ना करो, बिजली का तार ना लगाओ और ये ऑटोमेटिकली काम कर रही है अपने आप ही, तब तो उसको हम लोग कहते हैं भूत आ गया, भूत आ गया, है ना। अगर फ्रिज अपने आप चलने लगेगी बिना बिजली के तो उसको हम लोग भूत कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी है। क्लॉसेस स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट कि आप बिना इसके भी बिना वर्क एक्सटर्नल वर्क के यू कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। उसके बाद में देख लेते हैं आगे कहानी। ये जो मैंने वहां पे बताया ये उसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि बीटा कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती, वन नहीं हो सकती, बिकॉज एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, देख लेना है उसको, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर बताओ। देखिए आंसर, आंसर इज बी। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंप्लाइज कि कोई सा भी हीट इंजन हो वो कभी भी वो कभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, किसी ने ये आंसर दिया है वो तो हो ही नहीं सकता कि पूरी की पूरी हीट को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लो। मैंने बोला नहीं पॉसिबल है, कुछ अमाउंट आपको सिंक में देना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता। नो हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट। स्टार्टिंग की क्लास से मैं ये बात बोल रहा हूँ, एवरी हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट, तो मजाक ही नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब है कि हर बच्चा नीट पे बैठेगा उसको 720 में 720 आएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। रेफ्रिजरेटर कैन रिड्यूस टेम्परेचर टू एब्सोल्यूट जीरो। आज तक हम नहीं पहुंच पाए, ये क्या पहुंचेगा? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? थोड़ा ध्यान से आंसर दो। चलो आंसर दो तनिक। चलो देखे टू का सी, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ। बी, वेरी गुड। चलो ये आंसर बताओ। तो इसमें क्या करना है? अ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन दिस टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली बात है ये T1 होगा, ये T2 होगा, T1 इज ग्रेटर देन T2। वर्क आउटपुट दिया हुआ है, वर्क आउटपुट दिया हुआ है। व्हाट इज द हीट एनर्जी सप्लाइड? नेटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। कार्नोट इंजन बोला है, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी रिवर्सिबल इंजन, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो नीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? नीटा की वैल्यू में पता नहीं, पर W बाई Q1 तो पता है। और 1 माइनस T2 कितना भैया? T2 है हमारा 400, 400 बाई 800। W कितना दिया गया भाई? 1200। तो यहाँ पे कितना आएगा? 800 माइनस 400 बाई 800, और यहाँ पे Q, तो हम लगाएंगे Q इक्वल्स टू 800 इंटू 1200 अपॉन 400, 4 टू जाए 2400 जूल पर साइकिल। समझ में आया अभी? अब करो, अब बनाओ। चलो मैं बना देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, देख लेते बनता है कि नहीं बनता है मेरे से। If temperature T1 and T2 are two heat reservoirs in an ideal Carnot engine, are this one and this, लिख लेते हैं।
इसमें 273 ऐड करो तो 1500, 1600, 1700 और ये 500, 600, 700। ठीक है, अगर हम इंक्रीजिंग T1 बाई 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T1 को 100 डिग्री से, तो नीटा कितना है यहाँ पे, नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1 करके निकालेंगे, कुछ आएगा। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ आएगा यहाँ पे, मान लेते हैं x आता है। फिर आप क्या करोगे, दूसरे वाले केस में T1 को इंक्रीज कर दो। ठीक है, T1 को इंक्रीज कर देते हैं, तो T1 को इंक्रीज करेंगे तो 701 ये कितना हो जाएगा, 1773 प्लस 373, तो जो होगा वो यहाँ आएगा। सिमिलरली T2 तो वही रहेगा 773, यहाँ पे हम नीटा निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट वाले केस में, थर्ड वाले केस में T1 को सेम रखेंगे और T2 को हम करेंगे 773 प्लस 373 केल्विन, कुछ आएगा यहाँ पे, नीटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाई T1 निकालेंगे। ठीक है, जिस केस में हमारी इफिशियंसी ज्यादा आएगी, जिस केस में हमारी एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, जो कि इस वाले में आएगी, अप्रोक्सीमेट 0.59 आएगी, 0.59 आएगी, और यहाँ वाले केस में 0.62 आएगी। ठीक है, 0.62 आएगी। तो आपको समझ में आया कि एफिशिएंसी किसमें बढ़ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। तो आप देख लो कैसे भाई, तुम्हारा कैसे इसमें आया, 62 में ज्यादा होगा ना एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। मतलब अगर आप T2 को बढ़ा देते हो, T1 को चेंज नहीं करते हो, T1 को चेंज नहीं करते हो, तब जाके एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये गलत है, इसमें तो घट गई। यू आर गेटिंग ओनली 0.59 बट यू आर गेटिंग इन दिस केस 0.62। बनाओ, देखो इसमें क्या करना है, क्या बोला है, कार्नोट इंजन जो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करता है, रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेगा। मतलब ये हमारा T1 है, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा T2 है, T2 इज लेस देन T1, T2 इज लेस देन T1, तो ये T2 से हीट निकालेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ इट रिसीव्स 750 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम द रिजर्वायर एट द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, इससे निकाल रहा है, यानी कि कितना निकाल रहा है, 750 कैलोरी, और बोल रहा है कि टेम्परेचर दिया हुआ है 300 और यहाँ पे 250। ठीक है, बोल रहा है आपको बताना कि कितना अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड है। तो हमने तो सिंपल सी बात पता है, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा हो जाएगा Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू T1 बाई T2, Q1 बाई Q2 इक्वल्स टू T1 बाई T2। सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, T1 बाई T2, Q1 अमाउंट ऑफ हीट, Q2 Q1 निकालना है, यानी कि Q2 दिया 750 इंटू T1 कितना है, 250 बाई 300, है ना, 300 बाई 250, 300 बाई 250, 900 कैलोरी, चलेगा।